हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क और उनसे जुड़े कुछ स्ट्रेटजीज़, उन रिस्क को मैनेज करने की कुछ स्ट्रेटजीज़ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि भी आप सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ सकें। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो वन बाय वन इस पर बातें करते हैं। सबसे पहले आती है इन्फ्लेशन रिस्क। तो इन्फ्लेशन रिस्क का डायरेक्ट मतलब ये होता है हमारी परचेजिंग पावर से। हमारी परचेजिंग पावर अगर टाइम टू टाइम अगर कम होती चली जा रही है, इसका मतलब है कि हम इन्फ्लेशन रिस्क से डायरेक्ट इफेक्टेड हैं। हम मार्केट में प्राइसेस कमोडिटी के, प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के टाइम टू टाइम बढ़ती हैं, ठीक है। और जो ऐसे सारे प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं उनकी प्राइसेस मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती हैं और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे परचेजिंग पावर को। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो हमारी परचेजिंग पावर को इरोड कर देता है, फुल्ली इरोड कर देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है जो आज हम 10,000 की जो खरीद पा रहे हैं, अगर हम 8% इन्फ्लेशन को लेकर के चलें कि अगर हर साल 8% इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में, तो यही अगर 5 साल बाद कोई प्रोडक्ट को हम खरीदने जाएंगे तो वो 10,000 के प्रोडक्ट हमें 14,000 से भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसको खरीदने में। और यही नहीं, अगर हम इसी को 20 साल बाद या 15 साल बाद ही, अगर मैं कहूँ 10 साल बाद, 5 साल खरीदा था, 10 साल बाद ही खरीदते हैं, तो वही 10,000 का प्रोडक्ट हमें 21,000 से भी ज़्यादा का पे करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि शॉर्ट टर्म में तो उतना हमें पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे ये टाइम बीतता है, लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन रिस्क हमें बहुत ही बड़ा हिट दे देता है। तो अगर हमने इस रिस्क को अपने फाइनेंशियल प्लान में कंसीडर नहीं किया तो ये हमारे लॉन्ग टर्म नीड्स को बहुत हिट करने वाला है। ये हमारे प्लान को, जो टारगेट हमने असाइन किया है अपने लॉन्ग टर्म नीड्स को रिक्वायरमेंट के लिए, उसको ये कभी भी नीड्स को मीट नहीं कर पाएगा। हमारा फाइनेंशियल प्लान, हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट इस नीड को मीट नहीं कर पाएगा अगर हमने इन्फ्लेशन रिस्क को कंसीडर नहीं किया है फाइनेंशियल प्लान बनाते समय। अब इन्फ्लेशन रिस्क जो होता है उसको एक तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने में अगर हम 1,000 रुपये में अगर हम आज 100 यूनिट किसी चीज़ की परचेज़ कर पा रहे हैं, तो कुछ सालों बाद उसी 1,000 रुपये में हम सिर्फ 60 या 65 यूनिट ही खरीद पाएंगे। तो इन्फ्लेशन रिस्क इस तरीके से समझा जा सकता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि कोई एफडी है जो कि हमें 7% का एनुअल रिटर्न दे रही है, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट मार्केट में 8% का ही लेके चलते हैं, मार्केट में 8% की इन्फ्लेशन रेट चल रही है। तो अगर हम इन्फ्लेशन को देखें बिना, अगर हम अपना रियल जो एक्चुअली में रिटर्न हम जो देखेंगे, जो जिसको जो वो 7% का, ये हमारा हो गया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को देखे बिना अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर यहीं पे अगर इन्फ्लेशन को कंसीडर करके अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? 7 - 8 -1। मतलब कि अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो हमारा जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो नेगेटिव आएगा। और यही अगर हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो भी रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। तो किसी एक वाइज इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब यही होता है कि हमारा जो भी रियल रेट ऑफ रिटर्न हो वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमारी परचेजिंग पावर सेफ है। और अगर नेगेटिव आ रही है मीन्स कि हमारा परचेजिंग पावर टाइम बाय टाइम इरोड हो रहा है और हमारा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। वो प्लान आने वाले टाइम में हमारे इन्वेस्टमेंट को ही ख़त्म करेगा और हमारे नीड को मीट नहीं कर पाएगा। अब आते हैं सेकेंड रिस्क पे, जो कि है लिक्विडिटी रिस्क। नॉर्मली है देखते हैं कि जो फिक्स्ड इनकम में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बहुत ही सेफ माना जाता है। खास करके उस फिक्स्ड इनकम में अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करूं, गवर्नमेंट के फिक्स्ड इनकम की बात करूं, तो वो सब में और सेफेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर इन इन्वेस्टमेंट्स की और इन सेफ्टी का अगर हमें पूरा फ़ायदा लेना है तो कुछ कंडीशंस भी इसके साथ आते हैं। कंडीशंस ये होते हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहना होता है और वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमने किसी बैंक में कोई एफडी कराई, 5 साल की एफडी हमारी है, फिक्स डिपॉजिट कराई और एक खास रेट ऑफ रिटर्न पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 साल टाइम पहले से ही फिक्स है। तो अब ये तो टाइम हो गया कि 5 साल से पहले हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक किया तो हमें इसके कुछ चार्जेस पे आउट करने पड़ेंगे और जो रिटर्न हमारा प्रॉमिस्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत 5 साल से पहले पड़ी, लिक्विडिटी की ज़रूरत हमें 5 साल से पहले पड़ी, तो हम उस पैसे को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का रिस्क आ गया, और अगर हमने उसको एक्सरसाइज की तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये जो केसेस हैं वो पीपीएफ के साथ भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट तो ऐसे होते हैं जिसमें कि हम कुछ चार्जेस पे आउट करके लिक्विडिटी को मेंटेन कर लेते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट में तो ये सुविधा भी नहीं होती है। कुछ बॉन्ड्स में, कुछ सर्टेन पीपीएफ में भी आपने देखा कि अब 15 साल से पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते, अगर निकाल भी सकते हैं तो पार्शियल अमाउंट ही निकाल सकते हैं, मीन्स लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। यही केस अगर हम रियल एस्टेट में जाते हैं तो वहाँ तो और बुरी हालत है। कुछ इन्वेस्टमेंट, अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करने में हमें हफ्तों महीनों भी लग जाते हैं, तो हमारी वहाँ भी लिक्विडिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें भी लिक्विडिटी अच्छी होती है वो इन्वेस्टमेंट ही अच्छा होता है। कुछ जैसे स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमें पैसा चाहिए होता है, इंस्टेंट सेल आउट हो जाती है सिक्योरिटीज़ और हमारे पास पैसा आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेफ होता है, वहाँ भी रिस्क होता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हमारी कोई शॉर्ट टर्म नीड है जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टॉक्स या शेयर्स या फिर कुछ इस टाइप की वॉलेटिलिटी वाले इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स को जस्टिफाई करने के लिए अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो इस रिस्क को कंसिडरेशन में ज़रूर रखना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनेंशियल प्लान टू एनी इन्वेस्टर्स। अब आते हैं अपने अगले रिस्क पे, जो कि है क्रेडिट रिस्क। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक लेंडर हैं और आप किसी को पैसा उधार देते हैं या कर्जे पे देते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पे वो आदमी आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कुछ एक इंटरेस्ट भी पे आउट करे। यही केस होता है डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के केस में, जिसमें कि जो एक लेंडर होता है वो प्रॉमिस करता है बोरोवर से, यहाँ बोरोवर इन्वेस्टर हो जाता है, बोरोवर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपके लेंडर यहाँ पे इन्वेस्टर है जो कि पैसा पे करता है, और जो कंपनी है वो बोरोवर है जो कि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है इशू करती है। तो इशूअर जो है प्रॉमिस करता है कि आपसे जो मैं पैसा ले रहा हूँ, लेंडर से जो मैं पैसा ले रहा हूँ, उसके बदले मैं कुछ इंटरेस्ट पे करूँगा। तो इसमें भी 3 कंडीशंस हो जाती हैं। पहला, या तो जो बोरोवर है वो टाइमली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे आउट कर दे। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो कुछ पार्शियल पेमेंट करे और कुछ ना कर पाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि ना तो वो प्रिंसिपल पे कर रहा है ना तो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अगर ये पहला कंडीशन अगर हो रहा है तब तो बहुत अच्छा है, वो इसलिए उसने प्रिंसिपल भी दे दिया और इंटरेस्ट भी दे दिया। अगर यही कंडीशन, बाकी के 2 कंडीशंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क अराइज हो गई। तो नॉर्मली जो क्रेडिट रिस्क अराइज होती है वो 2 ही कारण से हो सकती है। या तो बोरोवर की कैपेसिटी नहीं है कि वो पे आउट कर पाए, दूसरा ये हो सकता है कि बोरोवर की इंटेंशन नहीं है कि वो पे आउट कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाती है, जिसके लिए रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं कंपनियों को, उनके फाइनेंशियल पोजीशन, उनके मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, उनके मैनेजमेंट का सिचुएशन सब कुछ देखते हुए रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं कंपनियों की कि कहाँ पे पैसा लगाना ज़्यादा रिस्की है, कहाँ पे पैसा लगाना कम रिस्की है। और नॉर्मली हमने देखा होगा कि जो भी ज़्यादा रिस्क रेटेड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती हैं, और जो ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होती हैं वो हमेशा कम रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करती हैं। तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते टाइम। अगला जो रिस्क होता है वो होता है मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। मार्केट रिस्क जो इम्पैक्ट करता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है, और इकोनॉमिक स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर एक सिचुएशन लेते हैं, अगर किसी कंपनी में वॉर डिक्लेयर हो जाए, किसी कंपनी में, किसी कंट्री में वॉर डिक्लेयर हो जाती है, और वहाँ का सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ की वो सब इम्पैक्ट होगी। चाहे वो ये नहीं देखा जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर है, वो फार्मा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, हर एक सारे सेक्टर्स उस पर्टिकुलर कंट्री की इम्पैक्ट होगी। तो हर एक सेक्टर की जो प्राइसेस होंगी, मार्केट की जो स्टॉक प्राइसेस होंगे वो नीचे आएंगे। तो ये एक स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक हो गया। अगर हम इसको एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक करके देखें, तो अगर कोई पॉलिसी आती है, सर्टेन पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी आने वाली है रिफॉर्म के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के स्टॉक्स नीचे आएंगे, ना कि दूसरे इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे इम्पैक्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो गया मार्केट में। एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होती है जिसमें कि इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने देखा होगा कि
टेक्नोलॉजी सेक्टर में पहले मोबाइल आने से पहले पेजर चलते थे, मैसेजिंग के लिए पेजर वगैरह चलते थे। तो पेजर बनाने वाली कंपनी जो कंपनियां जो पेजर बनाती थी और उसने टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस हुए उसको जिसने अडॉप्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से पेजर इंडस्ट्री जो है सो बिल्कुल ही वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई और मोबाइल्स आ गए मार्केट में। तो यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक जो कंपनी ने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो पूरी टेक्नोलॉजी सेक्टर डाउन नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ कोई कंपनी जिसके प्रॉफिट्स कम हो गए या फिर जिनका मैनेजमेंट सही नहीं है, वो कंपनी के स्टॉक्स गिर गए, वो मार्केट में वो उसकी प्राइसेस ख़त्म हो गए। तो ये हो गया कंपनी स्पेसिफिक। तो ये सर्टेन कंपनीज को एनालिसिस करके उनके रिस्क को कंसीडर करके फाइनेंशियल प्लान बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। इसका जो बेस्ट वे होता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर डाइवर्सिफिकेशन हमारी अगर इन्वेस्टमेंट प्लान में रहे तो इस रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला रिस्क। जो अगला रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली देखने में स्टॉक्स के कंपैरिजन में बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में देखने में ज़्यादा मिलता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में जब भी बढ़ेगी बॉन्ड के प्राइसेस हमेशा कम होंगे, बॉन्ड की जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा कम होगी। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर SBI कहे, एक अनाउंसमेंट कर दे कि हम अपने जितने भी FD के इन्वेस्टर्स हैं उनको हम 8 से 10% का रिटर्न देंगे एनुअल, और वहाँ पे और वही कोई SBI का बॉन्ड हो वो 7% दे रहा है या 6% एनुअल रिटर्न दे रहा है, तो लोग वहाँ से देखेंगे कि सेफेस्ट तो मेरे लिए दोनों हैं, दोनों SBI के ही हैं, लेकिन वो बॉन्ड को छोड़ के FD में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की जो वैल्यूएशन है, बॉन्ड की जो वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, बॉन्ड के रेट कम हो जाएंगे। और जो अगर यही अपोजिट में अगर बॉन्ड के मार्केट के रेट ऑफ जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है तो बॉन्ड की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो केस होता है कि लोग नॉर्मली एक केस में कि बॉन्ड खरीदते हैं और एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और मैच्योरिटी पे वो अपना पैसा ले लेते हैं। सेकेंडली ये बॉन्ड होल्डर्स क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में इसको ट्रेड करते हैं, और जब सेकेंडरी मार्केट में अगर हम इस बॉन्ड को ट्रेड करते हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस पे ही सेल आउट होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स, जैसे अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि कोई 1000 रुपये का एक प्राइस का बॉन्ड है, फेस वैल्यू का एक बॉन्ड है जो कि 7% के एनुअल रेट 7% के इंटरेस्ट पे मिला हमें, और वहीं जैसे ही हमने उसको परचेज किया उसके कुछ दिनों के बाद ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, और सेम कंपनी ने कुछ दिनों बाद 8% का एक बॉन्ड इशू कर दिया। तो यहाँ जो 7% पे जिसने लिया था वो चाहेगा कि जल्दी से इसको बेच के ख़त्म कर दें और उसको परचेज करें। तो यहाँ जो उसको बेचना पड़ेगा वो सेकेंडरी मार्केट में, वहाँ जो सेल आउट करेगा उसको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा इम्पैक्ट क्या हो गया इंटरेस्ट रेट चेंजेस होने के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है इसको इन्वेस्टमेंट प्लान को बनाते टाइम कंसिडर करने का। जो इसके साथ हमने देखा कि यहाँ पे हमारे सारे रिस्क कवर हो गए। अब एक कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है कि इन सभी रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज के थ्रू हमें चलना पड़ता है। जो स्ट्रेटजीज जिसमें कि पहला स्ट्रेटजी आता है अवॉइड। नॉर्मली लोग जो इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, वो सीधा इन्वेस्टमेंट को या तो छोड़ देते हैं कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, जो कि बहुत गलत है। नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये राय देते हैं कि जिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स को आप छोड़ सकते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट में आप रहें। रीज़न कि अगर आपने बिल्कुल ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो आप अपॉर्चुनिटी को लूज़ करेंगे। ठीक है, जो दूसरा स्ट्रेटजी होती है वो होती है कोई सर्टेन पोजीशन लेने की स्ट्रेटजी, कोई सर्टेन डेवलपमेंट, कोई स्पेसिफिक पोजीशन मार्केट में लेके और वहाँ से प्रॉफिट गेन करने की स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजी वही यूज़ करते हैं जिनको मार्केट के बेसिक्स, उनके फैक्ट्स, उनके फिगर्स, उनके मार्केट रिसर्च जिनका बहुत अच्छा होता है, जिनको वैलिड बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है मार्केट की, वो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई अगर बॉन्ड इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट 5 साल 10 साल बाद इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ने वाली है, तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होने वाली है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली आज इन्वेस्टमेंट करेगा और अपनी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग उसी अकॉर्डिंगली करेगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा उसको उसने पहले ही जस्टिफाई कर लिया, पहले ही उसको उसने उसकी कैलकुलेशंस ने कहा कि हाँ आने वाले टाइम में सिचुएशंस ऐसी ऐसी होंगी, कंपनियों के ऐसे ऐसे रिजल्ट्स होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे ऐसे हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया इन्वेस्टमेंट। तो ये स्ट्रेटजी यूज़ वही करते हैं जिनको वैलिड नॉलेज होता है मार्केट का। जो तीसरी स्ट्रेटजी होती है वो होती है डाइवर्सिफाई की, जो कि
बहुत ही फ़ेमिलियर है स्ट्रैटेजी, और ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया गया स्ट्रैटेजी है जो सब यूज़ करते हैं। ये वो भी यूज़ करते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज है, और ये वो भी यूज़ करते हैं जिनको मार्केट की ज़ीरो नॉलेज है। डाइवर्सिफ़िकेशन बेसिकली सजेस्ट करता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो हर एक जगह थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके नीड वाइज़ उसको प्लान करके डालें, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में स्ट्रैटेजी अगर फॉल आउट करती है, तो दूसरी स्ट्रैटेजी आपको लेकर के आप जाएगी। तो ओवरऑल में आप अपने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाओगे। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को बनाते वक़्त रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है? तो अब हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे कुछ बायसेस के बारे में, कि क्या-क्या से इन्वेस्टमेंट बायसेस हैं जो प्रॉब्लम करती हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न्स को। तो अब हमारे अगले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।